हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड बोर्ड का सैंपल पेपर देखेंगे जो 2023 के लिए गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे डाला है। तो आप भी इसको वेबसाइट से देख सकते हैं और इसको एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से समझेंगे कि क्या क्या इस बार पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना 2023 में जो राजनीतिक विज्ञान का सैंपल पेपर सरकार ने अपनी वेबसाइट पे डाला है school.uk.UBSC पे। तो इस बार पहली बार पैटर्न चेंज हुआ है। 80 क्वेश्चंस को इन्होंने, मतलब 80 नंबर का इन्होंने पेपर रखा है, जिसमें 20 नंबर आपके इंटरनल आपके स्कूल में हो ही चुके होंगे। अब ये देख लेते हैं हम कि क्या क्या इसमें चेंजेस कर गए हैं। जैसे इस बार इन्होंने क्या है कि पहले भी बहुविकल्पी आते थे, लेकिन इस बार बहुविकल्पियों ज़्यादा कर दिए हैं। तो 1 से 8 तक बहुविकल्पीय कर दिए गए हैं और उसके बाद 2 से 9, ठीक है, तक इन्होंने क्या किया है, मतलब पार्ट में डिवाइड करके और उसको 1 नंबर का कर दिया है। तो यानी बहुत सारे क्वेश्चन अब बहुत आसान कर दिए गए हैं। इसी तरीके से और आगे भी करे हैं। तो चलिए आगे बढ़ के हम देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है। तो ये जो दो शब्द हैं इनको ध्यान से रखना है जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि एक तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको अंग्रेजी में हम नैम बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा नहीं है। नहीं है मतलब जो नहीं होगा इसका। तो नैम हम जानते हैं कि 1945 के बाद जब विश्व 2 धड़ों में बंट गया था, तो उसमें एक था यूएसए जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा था यूएसएसआर जिसको हम कहते हैं सोवियत संघ। इन दोनों के बीच जब विश्व बंट चुका था, इसको हम 2 ध्रुवीय विश्व भी कहते थे। तो इसमें हम ऑटोमेटिकली हम ये देख लेंगे कि नहीं कौन सा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अमेरिका क्या है, एक गुट था, तो अमेरिका गुट निरपेक्ष नहीं हो सकता। गुट निरपेक्ष का मतलब है जो कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होते। इसका मतलब ये 3 देश ऐसे थे जो गुट निरपेक्ष देश के सदस्य थे। इसके अलावा 2 देश और भी थे, यानी गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसकी शुरुआत 5 देशों ने मिलकर करी। इसमें पहला तो भारत है ही, भारत से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनका नाम हमेशा याद रखना है, नेहरू का। दूसरा है हमारे मिस्र से नासिर ग्राम अ, गमाल अब्दुल नासिर, सॉरी। और तीसरे हैं युगोस्लाविया, युगोस्लाविया से थे मार्शल टीटो। अब इसके अलावा 2 देश और हैं, इसमें पहला देश है, तो चौथा देश है इंडोनेशिया, ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। और इसमें यहाँ के थे सुकर्नो। तो इनका नाम भी थोड़ा अजीब सा है, इसलिए याद रखने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए देख के नोट कर लीजिएगा। और लास्ट जो देश था उसका नाम था घाना। घाना एक अफ्रीकी मुल्क है और अफ्रीकी यानी अफ्रीकी देश है। इसका जो थे, इनका नाम भी थोड़ा अजीब सा है, इसको हम बोलते हैं क्वामे नक्रुमो, ठीक है, क्वामे नक्रुमो। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये इन 5 लोगों ने मिलके एक आंदोलन की शुरुआत की जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। इसका मकसद ये था कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, जो कि सोवियत संघ और यूएसए द्वारा बनाया गया था। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात जो इसमें आ जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1961 में। और जगह थी युगोस्लाविया का एक शहर था, या उस समय युगोस्लाविया में ही ये इसकी स्थापना हुई थी। इसमें था बेलग्रेड, ठीक है। तो ये बेलग्रेड नाम की एक जगह में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, इंडोनेशिया में मुख्यालय। तो ये बेसिक जानकारी है। हेडक्वार्टर जिसको हम कहते हैं, मुख्यालय इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो जकार्ता में इसका मुख्यालय है। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे संबंधित। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से आपका एक आंसर सॉल्व हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि का समझौता कब हुआ। देखो अब ये देखो, इसमें क्वेश्चन 2 चीजें हैं, एक तो है सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है, और दूसरा है भारत और पाकिस्तान। यानी 2 चीजें हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं कि सिंधु नदी जल समझौता कौन से 2 देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान। कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं कि बांग्लादेश को भी ऐड कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब ये कब हुई थी, ये जो समझौता है ये 1960 के दशक में हुआ है, ठीक है। भारत की आज़ादी के बाद 1960 के दशक में सिंधु नदी के पानी के ऊपर, क्योंकि भारत से ये नदियां निकलती हैं और पाकिस्तान में जाती हैं, तो भारत क्या करता था, कई बार इनके
ऊपर बांध बना देता था और वहां के पानी को रोक देता था, या कोई भी अगर पाकिस्तान अपने यहाँ से कोई ऐसी गतिविधि करता था जो भारत को पसंद नहीं थी, तो भारत इनका पानी रोक के इसको सबक सिखाता था। लेकिन 1960 के दशक में ये हुआ कि पानी एक बेसिक चीज है जो वहाँ की सरकार से ज्यादा वहाँ के लोगों की जरूरत की चीज है, इसलिए इसको रोका ना जाए। और ये जो समझौता है ये हुआ है पाकिस्तान के शहर कराची में। तो इसको भी ध्यान रखना है कि सिंधु नदी जल समझौते पे हस्ताक्षर कहाँ हुए, कराची में। अब क्योंकि ये 1960 के दशक का है, तो 60 के दशक में भारत की तरफ से तो नेहरू ही है, क्योंकि नेहरू उस समय प्रधानमंत्री है। और वहां के जो पाकिस्तान है वहां से है वहां के राष्ट्रपति जिनका नाम है जनरल अयूब खान, वो राष्ट्रपति भी हैं और वो भी हैं, उनका नाम है अयूब खान। तो अयूब खान का नाम याद रखेंगे, अयूब खान और नेहरू के बीच में ये समझौता हुआ था। इस समझौते की मध्यस्थता मध्यस्थता यानी मीडिएटर कौन रहा है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ने इसका समझौता कराया इन दो देशों के बीच में, सिंधु नदी जल समझौता। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इससे संबंधित। तीसरा क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। देखो अब संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई। बेसिक चीज है याद रखने वाली कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। अगर तारीख याद नहीं होता तो हमें ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, क्योंकि हमारे दुनिया में क्या चल रहा था, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार 2। और इसको रोकने के लिए, ठीक है, विश्व युद्ध को रोकने के लिए और विश्व युद्ध जैसा कोई तीसरा युद्ध ना हो उसको रोकने के लिए, सॉरी, तो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। तो वर्ल्ड वार 2 खत्म कब हुआ था, 1945 में, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था। तो आधिकारिक रूप से माना जाता है कि ये विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। तो उसी के बाद ये हुआ, तो ये हुआ 1945 में ही हुआ और इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। तो ये तारीख पूरे से याद रखना क्योंकि ये पूरी तारीख कई बार पूछी जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन इसी से संबंधित अगर आ जाता है, क्योंकि ये सैंपल पेपर है तो इसका मतलब यही है कि आपको इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत और जानकारी रखनी है। तो इसके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों ने की, तो इसकी स्थापना 51 देशों ने की थी। 51 इसके सदस्य देश थे, ठीक है, संस्थापक देश भी कह सकते हैं उसको। और एक और चीज जो कॉमन है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो हेडक्वार्टर सबका इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय आपको हर ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए। तो इसका मुख्यालय अमेरिका में ही है, जिसको हम न्यूयॉर्क में है। तो इस नाम को भी याद रखना, ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन अंग्रेजी में इसे कहते हैं अर्थ समिट। और ये संबंधित किससे है, ऐसा भी आ सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन संबंधित किससे है, तो ये है पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। तो पर्यावरण से संबंधित ये समझौता है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। अब ये हुआ किस शहर में, तो हमारे पास ऑप्शन 4 है। एक है लंदन, न्यूयॉर्क, हिरोशिमा। देखो लंदन है ब्रिटेन का शहर, न्यूयॉर्क है अमेरिका का शहर, हिरोशिमा है जापान का शहर, और लास्ट में है ये है रियो डी जेनेरियो, ये है ब्राजील। ब्राजील कई बच्चों को नहीं पता होगा कि ब्राजील कहाँ है। ब्राजील, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है ब्राजील, ठीक है। तो इसको साउदर्न अमेरिका स्टेट भी कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के शहर में ये हुआ था, इसको इतना ही याद रखिएगा पर्यावरण से संबंधित। अब क्योंकि इन्होंने, देखो ऑप्शंस पे ध्यान दो, एक हुआ है हिरोशिमा यानी जापान से संबंधित है। तो ये भी पूछा जा सकता है अगली बार, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल किस देश में हुआ था, या किस देश से संबंधित है, या किससे संबंधित है। तो ये भी क्या है, एक एनवायरनमेंट का यानी पर्यावरण संबंधित एक वो है समझौता। और क्योटो जो वो है जापान में। तो ये हमेशा कई बार पिछले एग्जाम में भी पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है इससे संबंधित, ठीक है। ये इसकी तारीख भी याद रखनी है कि 1997 में ये हुआ था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारे 4 है हमारा भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट यानी टूरिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण किसने दिया था। तो सबसे पहले कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि टूरिस्ट विद डेस्टिनी क्या है, ये क्या है, एक भाषण है।
अब ये भाषण किसने दिया था और कब दिया था, ये भाषण इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या भाषण का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू ने भारत जब आज़ाद हो रहा था, तो भारत की आज़ादी है 15 अगस्त 1947, लेकिन इसकी घोषणा कब होती है? 14 अगस्त 1947। और ये कब है? मध्य रात्रि का है। मध्य रात्रि का जो ये भाषण है, इसलिए ये फेमस है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि टेररिस्ट विद डेस्टिनी में कहते हैं कि भविष्य के साथ हमारी जो मुलाकात है वो अब होने वाली है, जब पूरी दुनिया मध्य रात्रि में सो रही होगी, तो भारत जो है वो एक नया सवेरा देख रहा होगा मध्य रात्रि में, क्योंकि भारत आज़ाद हो रहा है और वो सवेरा आज़ादी का होगा। तो इस तरीके का ये कुछ भाषण है। तो ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, क्योंकि वही अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ही देश को संबोधित किया था जब भारत आज़ाद हो रहा था। ठीक है, लाल किले से उनका ये वो है। अब आ जाते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ कि इंडियन नेशनल आर्मी, ये है INA। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित रहता है कई बार। वैसे इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो गठन पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये गठन भारत में किसने किया या भारत में इसको जो लाने का काम किसने किया। तो इंडियन नेशनल आर्मी, और ये अब ये कह सकते हैं कि इसको पुनर्जीवित किसने किया, तो वो किया हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, या यही इनसे संबंधित हैं इन चार ऑप्शन में से। लेकिन कई बार क्या है, अगर किसी बड़े लेवल पे ये एग्जाम आएगा तो ये इसको इतना हल्के में इस क्वेश्चन को नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी है, इसका स्टार्टिंग करी थी किसने? ये एक हमारे आर्मी चीफ थे जिसका नाम था मोहन सिंह। ठीक है, जनरल मोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी और सिंगापुर में इसका इस्टेब्लिश किया गया था। चलो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जवाहरलाल नेहरू के बाद इनमें से कौन भारत के प्रधानमंत्री बने? देखो हम सब जानते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो तब प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब हमने पहली बार अंतरिम सरकार, ये तो अंतरिम सरकार था, लेकिन चुनाव हुआ हमारा 1951 में, पहली बार 51-52 जिसको हम कहते हैं, तो उस समय हमारे पहले जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू ही। ठीक है, और ये 52 से लेके 1964 तक, यानी 3 बार ये बने, 52 से 57, 57 से 62 और 62 से आगे इन्होंने कार्यकाल कर रहे थे, लेकिन 64 में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बने उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, LBS इनको कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। इनका जो टाइम था वो भी 1964 से, ठीक है, 1966 तक रहे ये भी प्रधानमंत्री। लगभग इन्होंने 18 महीने का अपना कार्यकाल रहा। इसमें इन्होंने एक जंग भी लड़ी जिसको हम 1965 का युद्ध कहते हैं, 1965 का युद्ध कहते हैं, जिसको हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला जो बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग का गठन किस वर्ग के आरक्षण को प्रदान करने के लिए किया गया? तो देखो यहाँ पे वर्ग पूछा गया। अब देखो मंडल आयोग से बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं कि मंडल आयोग क्या था, मंडल आयोग के संस्थापक कौन थे, पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मंडल आयोग, मंडल जो नाम है ये किसी व्यक्ति का नाम है। ये जो आयोग है इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था BP मंडल, जिसको हम कहते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये आयोग के अध्यक्ष थे। इसका गठन जो था किस सरकार ने कराया था? तो इसका जो गठन है वो करवाया था जनता पार्टी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंडल आयोग का गठन किसने कराया था? जनता पार्टी की सरकार ने। बीच में जनता पार्टी को थोड़े टाइम के लिए सरकार बनाने का मौका मिला देश में, तो उन्होंने मंडल आयोग का गठन करवाया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो ये जो कुछ कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मंडल आयोग के अध्यक्ष BP मंडल है, सरकार कौन सी थी? जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री कौन थे सरकार के? मोरारजी देसाई। ठीक है, अब आ जाता है समय कि किस समय किया, ये आ जाता है 1979। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, किस वर्ग से संबंधित है ये? तो क्योंकि ये सभी जानते हैं ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC से संबंधित है।
ठीक है, देश में, इसकी पहचान कराने के लिए। अब यहाँ पे हमारे जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे जो अब क्वेश्चन आ गए हैं वो नए तरीके के हैं, जिनमें हमें 20 शब्दों में इनका उत्तर देना है ये एक ही नंबर के। तो इनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है नाटो का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो नाटो अंग्रेजी में दे रखा है, इसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में बता देख लेते हैं पहले, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक सैन्य संगठन है। ठीक है, नाटो कैसा संगठन है, सैन्य, किसी कोई वैसी संस्था नहीं है, ये सैनिक संगठन है। और इसको हम हिंदी में अगर हम इसका देखें तो नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी। ठीक है, अटलांटिक, अटलांटिक है, जगह है। ठीक है, ट्रीटी का मतलब होता है संधि। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। तो यहाँ पे उत्तरी सैन्य संगठन, उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन इसको हम कहते हैं हिंदी में। इसका फुल फॉर्म तो ये हो गई, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तरी, ठीक है, अटलांटिक संधि संगठन। अब आ जाती है बात कि नाटो, कई बार वो पूछ सकता है कि नाटो का गठन कब हुआ। तो नाटो का गठन कब हुआ, 1949। ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं हैं, तो बेधक होके ऐसे ऑप्शन को चूज करना जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की डेट हो। अब आ जाते हैं कि कितने देशों ने मिलकर इसको गठन किया। तो 12 देश, इसमें 12 शक्तिशाली देश थे, और वो भी यूरोपीय और अमेरिकी देशों को मिलाकर, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इस टाइप के देश इसमें शामिल थे, है ना, अमेरिका इसमें मेन है ही। तो ये नाटो उनकी अब आ जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का। तो नाटो का हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। बेल्जियम यूरोपीय देश है एक। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बेसिक जानकारी जो नाटो को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे हो सकता है, या आप इसमें लिख भी सकते हैं ये सब चीजें। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दक्षेस या फिर सार्क। सार्क, सार्क इस तरीके से है, ये अंग्रेजी में SAARC, इसकी फुल फॉर्म है साउथ, ठीक है, एशिया, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ, ऑफ नहीं सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में बोले तो दक्षिण सार्क, दक्षिण एशियाई, है ना, इसको इस तरीके से समझना है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, ठीक है, सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दक्षिण एशियाई देशों के लिए सहयोग संगठन है। अब आ जाता है मेन कि इसकी स्थापना कब हुई। क्वेश्चन है स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई इसकी 1985 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। ठीक है, 1985 के दिसंबर में इसकी स्थापना हुई। अब आ जाते हैं कि इसके देश कौन कौन है जो इसके वो हैं। तो इसके जो देश हैं मुश्किल 8 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, इसमें भारत भी एक है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने देश का नाम ही लिखेंगे भारत, फिर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, फिर हमारा एक छोटा पड़ोसी देश भूटान, ठीक है, फिर एक और पड़ोसी देश नेपाल, ठीक है। अब हम अपने नीचे की तरफ चलते हैं, श्रीलंका, और हमारे सबसे नीचे है एक मालदीव। ये तो हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7। अब एक और देश है जो सबसे आखिर में इसका सदस्य बना है, उसका हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान भी इसका है। तो इस तरीके से 8 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, अब आ जाता है फिर इसी में सबसे इंपॉर्टेंट सार्क का हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ है, नेपाल देश में, और इसकी राजधानी है काठमांडू में। तो काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है।
तो ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट भी करते रहिए साथ के साथ देखते देखते। मानव अधिकार की रक्षा के लिए काम करने वाली एक संगठन का नाम लिखिए। तो मानव अधिकार के लिए वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की है UNHRC, ठीक है। मानव अधिकार ह्यूमन राइट कमीशन इसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और है जिसको हम कहते हैं एमनिस्टी, ठीक है। एमनिस्टी इंटरनेशनल इसका नाम है, एमनिस्टी इंटरनेशनल। तो एमनिस्टी इंटरनेशनल है, ये क्या है, एक एनजीओ है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं गैर सरकारी संगठन है। इसका काम क्या है, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ये काम करता है। और इसका भी फिर मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय हो गया लंदन में। तो ये चीजें जो हैं, अगर आपको लिखने को भी आती हैं तो आप इन चीजों के माध्यम से इसको लिख सकते हैं एक एक लाइन बना के। तो यहाँ पे ये हमारे 4 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां है हमारा अल कायदा, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है अल QUIDA, कायदा कुछ इस तरीके से लिखते हैं शायद। तो अल कायदा क्या है, अल कायदा एक आतंकवादी समूह है। अल कायदा क्या है, एक आतंकवादी समूह है। अगर पूछा जाए कि अल कायदा क्या है, एक आतंकवादी समूह है। और इसने ये इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि इसने अमेरिका में एक आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया था, जिसको हम जानते हैं, हमला किया था 9/11, यानी यहाँ पे 9/11 मतलब क्या है, सितंबर, ठीक है। और इसमें है 11 सितंबर को इसने हमला किया था। अब आ जाता है कि ये कौन से साल हुआ था, 2001 में। तो ये 9/11/2001 की जो घटना है ये अमेरिका में थी। अब इसमें करा क्या था इन्होंने, छोटी सी जानकारी, कि इन्होंने क्या किया कि 4 हेलीकॉप्टरों को, या 4 एरोप्लेन, सॉरी, एरोप्लेन को हाईजैक किया, उनको बंदी बनाया हवा में ही। और उनमें से 2 को, तो अमेरिका के 2 बहुत बड़ी बिल्डिंगें थी जिनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC कहा जाता था, ठीक है। ये बहुत सबसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें थी। इन दो विमानों को 2 मंजिल की ये जो 2 बिल्डिंगें थी, इन दोनों पे टकरा दिया और ये दोनों वहीं पे खत्म हो गई। तीसरा जो विमान था उसको पेंटागन, ये क्वेश्चन कई बार आता है उत्तराखंड में कि पेंटागन क्या है। तो पेंटागन क्या है, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय, ठीक है। तो पेंटागन जो बिल्डिंग थी अमेरिका की, उसके ऊपर इसको तीसरे विमान को टकराया, तो पेंटागन भी ध्वस्त हो गया, ठीक है। और जो चौथा विमान था वो कहीं और वाशिंगटन डीसी के ऊपर ले जाने वाले थे और वहां कहीं गिराने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही हवा में वो क्रैश हो गया। तो इस तरीके से 4 एरोप्लेन जो थे, 4 हवाई जहाज थे, उनको हाईजैक किया, उसमें से 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे गिराया, तीसरे को पेंटागन पे गिराया और चौथा हवा में ही क्रैश हो गया कहीं पे। तो इस तरीके से इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आ जाता है भारत में, आ जाओ फिर से, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो जनसंघ, इसको हम जनसंघ इस तरीके से भी देखेंगे, जनसंघ के संस्थापक। तो जनसंघ के संस्थापक में जो नाम आता है वो आता है एस, देखो जनसंघ एस से ही नाम याद रखना, एस से आएगा SP श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये अच्छा नाम इस तरीके से याद रखने का है, जनसंघ और ऐसे ही नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1951 में, तो ये भी याद रखना। और कहाँ की थी, दिल्ली में। और एक और थे इनके अगर संस्थापक सदस्यों में से, तो एक और थे दीनदयाल उपाध्याय। तो इनका नाम भी फेमस है, तो अगर ये ना हो तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अब आ जाता है कारगिल। कारगिल संघर्ष क्या है। वैसे तो हम कारगिल को एक इस तरीके से जानते हैं कि कारगिल पे जंग हुई थी, लेकिन कारगिल जो है वो क्या है, एक जिले का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। कारगिल जिला है कहाँ पे, लद्दाख प्रांत में, ठीक है। लद्दाख जो प्रांत है वहां पे एक जिला है जिसको कारगिल कहते हैं। अब लद्दाख कहाँ पड़ता है हमारा, जम्मू और कश्मीर में। पहले पड़ता था ये जब यहाँ पे युद्ध हुआ था। तो और ये संघर्ष किसके बीच हुआ था, ये युद्ध किसके बीच हुआ था, हमारे पड़ोसी देश भारत और
किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ था लद्दाख के जिले में, लद्दाख के कारगिल जिले में हुआ था, जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है राज्य में। अब आ जाता है कि कब हुआ था, जो मेन क्वेश्चन है, ये हुआ था 1999 में। लेकिन 1999 में क्योंकि ये जंग है तो इसको याद रखना कि मई में ये शुरू हुआ और जुलाई 1999 में ये खत्म हो गया था। भारत इसमें विजयी रहा था और इसीलिए 26 जुलाई को ये खत्म हुआ था। तो 26 जुलाई 1999 से हम कारगिल विजय दिवस भी इसको मनाते हैं। तो लगभग 2 महीने ये चला था। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाता है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था। तो ताड़ी क्या है? बेसिकली ताड़ी वहाँ का शब्द है या वहाँ की लोकल है, तो उसको हम जो शराब जो है इसको ताड़ी बोलते हैं वहाँ पे, या वहाँ की जो देशी शराब है उसको ताड़ी बोलते हैं। विरोधी आंदोलन है यानी शराब के विरोध में ये आंदोलन चला है। तो बेसिकली शराब का जो कंजप्शन है या जो उपभोग है वो सबसे ज्यादा कौन करते हैं? पुरुष। तो ये आंदोलन किसने चलाया होगा? ये आंदोलन चलाया महिलाओं ने, वहाँ की, उस जगह की। ठीक है। अब ये किस राज्य में है? तो राज्य का नाम है आंध्रा। ठीक है, आंध्रा राज्य में ये है ताड़ी विरोधी आंदोलन। और आ जाता है कई बार कि किस जिले में रहा, तो नेल्लौर, इसका नाम याद रखना, नेल्लौर जिले में। ठीक है, इसके बाद फिर गांव भी है इसमें ये। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये, और एक आ जाता है कि कब चलाया, तो 1990 के टाइम पे। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आंध्र प्रदेश, नेल्लौर जिले में शराब के विरोध में महिलाओं द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। अगर 2 नंबर में है तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, जिसका नाम है प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स, ठीक है, प्रीवी पर्स। पर्स से हमें समझ जाना चाहिए कि ये पैसे से संबंधित है। ठीक है। अब ये क्या है, व्यवस्था क्या थी, अब किस प्रधानमंत्री ने इसे समाप्त किया। तो व्यवस्था क्या है, सबसे पहले ये प्रीवी पर्स कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो हमें पता था कि ये बहुत सारे राजाओं की जो शासन था यहाँ पे, उनके बाद हमने इसको एक देश के रूप में बनाया था। तो उन सारे राजाओं को, क्योंकि अब वो एक देश में हिस्सा हो चुके थे, तो उनको सरकार ने कहा कि आप देश में शामिल होने के बदले उनको क्या दिया गया, एक पेंशन टाइप की दी गई, या जिसको हम भत्ता कहते हैं, कि आपकी राजशाही तो चली गई लेकिन आपके पैसे कम नहीं होंगे, लेकिन आप देश में शामिल हो जाइए। तो वो जो भत्ता था वो सरकार इसको देती थी हर साल, 1947 से देती थी रही। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त कर दिया। इसने संविधान में एक संशोधन लेके आए वो। ठीक है, संविधान में एक संशोधन लेके आए और इसको संविधान संशोधन, ठीक है, 26वां भी कहा गया, 26वां संविधान संशोधन लेके आए और लोकसभा में इसे पास कराया। लोकसभा में इसे 2/3 बहुमत से पास करवा दिया और उसके बाद ये प्रीवी पर्स जो थी, ये व्यवस्था जो थी, इसको समाप्त कर दिया कि अब हम कोई पेंशन सरकार किसी भी राजा को देने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें 2 नंबर के और बाकी जो आगे के नंबर के क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट, सोवियत प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, 1960 के दशक को खतरनाक क्यों कहा जाता है, 7 बहनों के नाम से देश के किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए 1 नंबर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना और इनको बार बार रिवीजन करते रहना। थैंक यू।